गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। चलिए, आज पिछले दिन का जो हमारा HW था, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। लेखक इसमें जो है पहला चैप्टर का कवि था कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसमें जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं, जातिवाद के विडंबना की बात करते हैं। कहता है कि वो इसमें कोई पोषक तत्व की कमी नहीं है जिस प्रकार से कि कोई जातिवाद के प्रति समर्पित होता है। तो यही इसका प्रश्न आप लोग हल किए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे बाद में। सबसे आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, दूसरा है ना। आज नया चैप्टर हमारा शुरू होगा, चैप्टर 2, नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। ये 20 के दांत कहानी का नाम क्या है? 20 के दांत। इसको हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास में। ध्यान से सभी देखेंगे, फोकस यहाँ सभी का होना चाहिए। कहानी का नाम क्या होगा? 20 के दांत। क्या कहानी का नाम होगा? 20 के दांत। 20 के दांत। 20 के दांत कहानी के कवि कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा कौन है? 20 के दांत कहानी के निबंधकार है या लेखक है? निबंधकार भी पूछा जा सकता है, लेखक भी पूछा जा सकता है। लेखक भी पूछा जा सकता है, समझ गए। अब बताइए ये इसकी विधा क्या है? 20 के दांत जो कहानी है, इसकी विधा क्या है? या एक क्या है? कहानी। या एक क्या है जी? 20 के दांत कहानी है। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। चलिए इस लेखक की हम जो है परिचय शुरुआत करेंगे। तो बताइएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? जन्म 18 फरवरी 1916 को। 1916 को कहां पर हुआ था? पटना के बदरघाट में। कहां जन्म हुआ था? पटना के बदरघाट। पटना के बदरघाट। आप इसको जन्म स्थान भी बोल सकते हो, जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कहाँ था? पटना का बदरघाट। वे जन्म से भोजपुरी भाषी थे। जन्म से क्या थे? जन्म से कौन से भाषा थे? भोजपुरी। भोजपुरी भाषी थे। जन्म से वे क्या थे? भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पंडित रामतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम पंडित रामावतार। पंडित रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा के वे क्या थे? बड़े बेटे थे। इनके क्या थे? वे बड़े बेटे थे, है ना। पंडित रामावतार शर्मा के बड़े बेटे थे। पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील हुई। इसकी स्कूल पढ़ाई पटना कॉलेजिएटिव स्कूल में हुई, पटना विश्वविद्यालय से। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। कहते हैं 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी प्रचार के अध्यक्ष हुए। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। हिंदी विभाग के अध्यक्ष ये कब बने? हिंदी विभाग के अध्यक्ष। हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? बताइए। 1959 में। 1959 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। और फिर कहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है 12 सितंबर 1961 में। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हो जाती है। एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे। बताइए 20 के दांत के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत क्या है? कहानी। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। कहाँ के? ये पटना के बदरघाट में। जन्म इनका कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। जन्म से ये कौन भाषा बोलते थे? भोजपुरी। जन्म से कौन सी भाषी थे? भोजपुरी। इनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा। और ये अपने पिता के बड़े बेटे थे या ज्येष्ठ पुत्र थे। क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र। बड़े को क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ पुत्र, है ना। ज्येष्ठ पुत्र। हिंदी विभाग के अध्यक्ष ये कब बने? 1959 में। हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1959 में। अगला इनकी मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। चलिए आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। कहता कि ये रचना के लिए बहुत ही उत्कृष्ट माने जाते थे। इनका दृष्टिकोण हिंदी कविता में
प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली में आलोचक नलिन की जी रचनाएं इस प्रकार हैं। दृष्टिकोण, इनकी रचनाएं जो थे, इनकी रचनाएं से भी प्रश्न आते हैं, आप सभी रचनाएं को याद रखेंगे। इनकी रचनाएं है ना, रचनाएं, इनकी रचनाएं से भी प्रश्न आते हैं, आप इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। पहला रचना इनका याद रखेंगे, क्या है? दृष्टिकोण। पहला रचना क्या है? दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। दूसरा जो है साहित्य का इतिहास दर्शन। 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 मानदंड, हिंदी उपन्यास। मानदंड और अगला है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में उन्होंने प्रेमचंद्र साहित्य तत्व, है ना, ये लिखे, और आलोचनात्मक ग्रंथ विष के दांत, है ना, छोटी कहानियां हिंदी उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने जो लिखा, हिंदी उपन्यास था उनका प्रेमचंद। क्या था? प्रेमचंद्र उन्होंने हिंदी उपन्यास में लिखा। साहित्य तत्व और आलोचना। साहित्य तत्व और आलोचना। इसके अलावा उनके एक ग्रंथ थे विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानी, केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकीम 2 सगल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत स्मारक और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। मतलब ये बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। विष के दांत भी इनमें एक है। तथा आलोचकों के अनुसार, मतलब जो भी इनके आलोचक है, जो भी इनके समर्थक है, इनके अनुसार कह रहा नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। वे कथ्य, शिक्षा, भाषा आदि सभी स्तर पर नवीनता के अग्रणी लेखक हैं। यानी वो सब चीज में सबसे ज्यादा जानने वाले लेखक है। उनमें दृष्टि शैली का निषेध, आधुनिक दृष्टि का समर्थन, आलोचना की भाषा गठी हुई संकेतात्मक। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिस्थापित हुई। विष के दांत कहानी नामक संग्रह या कहानी से ली गई। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है। ये जो कहानी अभी पढ़ेंगे यह मध्यम वर्ग की कहानी है। या किस वर्ग की कहानी है? यह जो कहानी है, कहानी का जो वर्ग है ना, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों की यह कहानी है। तो उसकी संदेह भावना, कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही मनोवैज्ञानिक आशय है। तथा सेन साहब जैसे ही एक श्रेणी उभरती है, उसकी महत्वाकांक्षा सफेद पोशी के लिए लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, है ना। सेन साहब की भावना कैसी है? लिंग भेद की भावना है। सेन साहब की भावना की बात करें, सेन साहब, इसमें एक सेन साहब मिलेंगे जो कि सेन साहब को एक बेटे होते हैं, है ना, इनके बेटे होते हैं और उनके बेटे को हम बोलते हैं क्या? खोखा। बेटे क्या बोलते हैं? खोखा। और इनकी 5 पुत्री है। इनकी कितनी पुत्री है? 5 पुत्री है ना, 5 पुत्री है। आरती, सीमा, सोफाली, क्या क्या नाम है बताइए तो? आरती, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, है ना। ये 5 उनकी पुत्रियां हैं। दोनों में वो लिंग मतभेद करते हैं ना। 5 पुत्रियां हैं, दोनों में वो लिंग मतभेद करते हैं। अगर इसकी भावना की बात करें तो इनकी भावना क्या है? भावना लिंग भेद है। लिंग मतभेद लिंग के कारण इसके अंतर मतभेद है कि बेटे को अधिक दर्जा मिलता है और पुत्रियों को बहुत कम दर्जा मिलती है। वो कहानी में हम तो पूर्ण रूप से इसे समझेंगे ही। कहता है कि यह स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम में उभरती सामाजिक मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बनेगी पेशा करती है ना। ऐसा करते हैं। तो ये आपका क्या था? लेखक का परिचय था। ये आपका क्या था? लेखक का परिचय था। ये सब आ रहा है उसमें ना आता। चलिए, तो अब हम आगे थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तब तक इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो अभी हम विष के दांत कहानी अब शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। एक सेन साहब होते हैं, हमने जैसा कि बताया। एक कौन होते हैं? सेन साहब। तो इनका जो है, मान लो कि एक बंगला है। यहाँ पर क्या है? एक बंगला है। ये
बंगला मतलब घर है ना, घर है। और इसके बगल में यहाँ पर एक उनकी क्या रखी हुई है, कार रखी हुई है। एक क्या रखी हुई है उनकी, कार, एक कार यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। वो कार वहां पर बंगला के सामने रखी हुई है, ध्यान दीजिए। काली चमकती हुई एस्टिमल इंड, जैसे कोयले घोंसले में कब उड़ जाए। ध्यान दो, ये बिल्कुल काला है। ये कैसा कैसा कार है, काला, काला है और बिल्कुल चमचमाती हुई नई कार है, जैसे कोयले घोंसले में कि कब उड़ जाए। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कब ये जो है मतलब उड़ जाए, मतलब घोंसले कब जो है रवाना के लिए तैयार होगा, ऐसे चमचमाई रहती है। कोई व्यक्ति नया ताम झाम कब पहनता है, कोई महिला साज सजा कब करती है, जब उसको कहीं जाना होता है ना। लगभग 1-2 घंटा से आराम से तैयार हो गया ना, लिपा पोती करके पूरा। तो उसी प्रकार से ये कार को इतना चमचमाया हुआ है, लगता है कि हमेशा ये जाने के लिए क्या है, तैयार है। मतलब उसका जो नौकर है ना, उसको कहा हुआ कि हमेशा इसको साफ रखना है, तो इतना चमचम ये गाड़ी करता है ना। आगे सेन साहब को इस कार पर बड़ा नाज है, बहुत नाज है। सबको अपने आप सबको अपनी वस्तुएं पर लगभग नाज होता है, लेकिन उसको ज्यादा उसकी कार पर क्या है, नाज। मतलब इतना ना होता नहीं कि घमंड है, हमारे पास कार है, बंगला है, ये है, होता है जी। उसी प्रकार से इसको क्या है, अपने कार पर बहुत ज्यादा नाज है, गुमान है। आगे कहता है बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। इसका कितने की कार है, 7,500, 7,500 की कार है, 7,500 की कार है। ये कार कितने की है, 7,500 की कार है। काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। मतलब रंग इसका ऐसा है कि अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मुंह देख सकते हो, है ना। अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरी यहाँ 2 आंखें हैं, एक नाक है, मैं टोपी पहना हुआ हूँ, तो मुझे सब दिख रहा है। आप लोग भी अगर देखना चाहोगे तो आके देख सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सहमति समझो। कह रहा कि कार पर अगर एक धब्बा दिख गया तो इसको, कार को चलाने वाला नौकर और शोफर की बात कर रहा है कि उसको तो सहमति आ जाए, मतलब उसको डांट सुनाता है। कौन, सेन साहब। सेन साहब इतने कि अगर मतलब कार पर एक धब्बा भी नजर आ गया, मतलब थोड़ी सी भी गंदगी नजर आ गई, तो उस नौकर का ख्याल नहीं है। समझ गया बात। आगे कहता है सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास पटकने न पाए। मेम साहब की सख्त ताकीद है, मतलब मेम साहब मतलब सेन साहब की पत्नी मेम साहब कहता कि खोखा खोखी गाड़ी के पास नहीं आना चाहिए। लड़कियों तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 टारी, सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जो जीती जागती मूर्त है। 5 लड़कियां, पांचों लड़की क्या, बिल्कुल सुशील है। इनकी जो लड़की है पांचों, 5 लड़कियां क्या है, सुशील है। उनको पांचों लड़की क्या है जी, सुशील है। 5 जो लड़की है उनकी सभी लड़की क्या है, सुशील है। उनकी सभी लड़कियां क्या है, बहुत ही सुशील है और जीती जागती मूर्त, उदाहरण देती है ना। समझ गए। तो 5 लड़की क्या है, सुशील लड़की है। चलिए आगे हम चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 5-5 लड़की सुशील है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए या सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनकी उन्हें तामील दी गई। मतलब लड़की को क्या नहीं करना चाहिए ये बात इसको बताया गया है, लेकिन क्या करना चाहिए ये बात ये लड़की को नहीं सिखाया गया है। तो ऐसी जीती जागती मूर्त है ये लड़की। मिस्टर और मिसेज ने इन्हें समझाया, कहता क्या क्या नहीं करना चाहिए ये इन्हें तामील दी गई है। बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। इनका कहना क्या है कि लड़कियां क्या है जी, लड़कियां एक कठपुतलियां, कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। इसकी जीती वे दौड़ती है। ध्यान दो, कहता है वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। सेन साहब का कहना है लड़कियां कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वे दौड़ती नहीं है, वे खेलती नहीं है। सिर्फ शाम के वक्त, चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि उन्हें सेहत के लिए जरूरी है, ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है। सोसाइटी की तारिकाएं सीखना चाहे तो सीख ले, उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए सुना नहीं। सेन परिवार के मुताबिक रस के साथ शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब एक फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो
जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनमें मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी लड़कियों से मोटर को कोई खतरा नहीं था। मोटर मतलब उसके गाड़ी को कोई खतरा लड़की से नहीं था। लेकिन खोखा, खोखा तो एक ही है, सबसे छोटा। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है। खोखा क्या है? खोखा जो है, खोखा, अब खोखा उसका बेटा है। खोखा कौन है? बेटा। ये नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा है, मतलब उम्मीद नहीं था खोखा को जन्म होगा। 5 गो लड़की हो गया था। गाँव घर में भी होता है जनरली कि अगर जब तक लड़का नहीं होगा तब तक उस बच्चे को उत्पन्न करते रहते हैं। तो उसके घर में ऐसे ही 1 2 3 4 करके 5 लड़कियां हुई। उनको लगता नहीं था कि अब मेरे घर में कोई लड़का भी होगा, तो नहीं चाहते हुए भी लगभग बूढ़े की अवस्था में, लगभग बहुत एज बीत गई थी, तब जाकर के अंतिम में खोखा का जन्म हुआ। तो इसीलिए खोखा को बोला जा रहा है ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा, मतलब बुढ़ापा जब होंगे तो यही मेरा सहारा बनेगा। कहता मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात के मानने को तैयार हो। सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते। कहता लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत है कि खोखा का जो जन्म हुआ वह तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। खोखा को उम्मीद कब हुआ? तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं था। खोखा जीवन के नियम का भी क्या था? जीवन के नियम का अपवाद क्यों था? क्योंकि जब उसको उम्मीद नहीं था तो उसी समय उनका जन्म हुआ। इसीलिए ये जीवन के नियम का भी क्या था? जीवन के नियम का भी अपवाद था। जीवन के नियम का भी अपवाद था। ठीक है, जीवन के नियम का भी अपवाद था। कहता है बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आर्लो, सोफाली, आरती, ये 5 लड़की की बात कर रहा है। 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग अलग नियम थे, जबकि इसके लिए दूसरी शिक्षा, इसके लिए दूसरी शिक्षा, इसके लिए दूसरा नियम, इसके लिए दूसरा नियम। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम बनाए गए थे। कहता है खोखा आखिर अपने बाप का बेटा था रहा, उसे तो इंजीनियर होना है ना। वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? इंजीनियर इसे बनाना चाहता है ना, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। अभी तो उसमें उसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। ट्रेनिंग भी उसको उसी प्रकार से दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। इसका स्वभाव जैसा था उसके अनुकूल सेन साहब मतलब इसके पिता ने अपने स्वभाव को क्या कर लिया? बदल दिया। कहता है कि सिद्धांत को बदल दिया। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूप में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने की चर्चा निकल पड़ती है। अब कोई भी व्यक्ति मेहमान आए, कोई अतिथि आएगा तो 2-3 व्यक्ति के बीच क्या होगी? बातचीत होगी। तो उनके मेहमान आए और मेहमान के साथ दोनों में बातचीत हो रही है। कहता है आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। सेन साहब की बड़ी मौलिकता और दूरअंदेशी के साथ फरमाते हैं अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। क्या कर रहे हैं? ताकि आजकल लड़के क्या कर रहे हैं? कहता आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं इसको, आगे अगले दिन हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए।